हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन क्यूट्रिक्स 2.0 ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम इस अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में उत्तराखंड की जो यूके ट्रिपल एससी द्वारा जो पटवारी की परीक्षा आयोजित की जानी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमने अपना ये जो वीडियो लेक्चर है वो मुख्य रूप से उत्तराखंड से संबंधित जानकारियों का जो खंड पूछा जाएगा, जो अपने आप में 40 नंबर का होगा, उससे हमने तैयारी शुरू करी है। उसमें हमने उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित कई सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज एक मिसलेनियस टॉपिक होगा, वो अपने आप में पर्यावरण का भी हिस्सा है और भूगोल का भी हिस्सा है। वैसे वो एग्जैक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम जो टॉपिक नंबर 9 देखें, पर्यावरण और पारिस्थितिकी वाला, या हम वन संसाधन वाला जो अभी टॉपिक पढ़ा है उसको देखें, उसमें कहीं ना कहीं वो फिट बैठता है। तो उस टॉपिक का नाम है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो टॉपिक है उत्तराखंड में वन्य जीवों का संरक्षण। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उनकी एक लिस्ट है, उनकी स्थापना वर्ष है, वो कौन कौन से ज़िलों में हैं, उसकी अपनी एक सूची है। अगर मैं चाहूँ तो इस टॉपिक में सिर्फ वही 2 चीज़ें बताकर इस टॉपिक में आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम भारत के स्तर पर देखें तो यहाँ से कई कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो क्यों ना हम इसको यहीं पर कंप्लीट कर दें। तो ये जो मेरी वीडियो होगी इसमें हम उत्तराखंड में वन्य जीवों को भी पढ़ेंगे, उसके साथ साथ इसके पीछे का जो एक बैकग्राउंड है उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि अगर बात होती है कि भारत में पहला नेशनल पार्क कब बना था, तो वो जो उसकी कहानी है वो 1936 तक जाती है। जो सर हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क था, जिसको आज कॉर्बेट कहते हैं, वो उत्तराखंड में ही बना था। तो इस वजह से वहाँ से हम भारत में जो वन्य जीव हैं उनको भी थोड़ा बहुत लिंक करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो ये जो हमारा हिस्सा है इसमें हम उत्तराखंड पर जाने से पहले थोड़ा सा इन वन्य जीवों के संरक्षण के पीछे का जो एक बैकग्राउंड है उसको देखना चाहेंगे, वो क्या है उसको समझना चाहेंगे। तो ये बैकग्राउंड होगा जिसको हम देखेंगे, जिसमें हम मुख्य रूप से जो प्रयास अभी तक किए गए हैं, ख़ास तौर से 20th सेंचुरी में, उसको थोड़ा बहुत देख लेंगे। दूसरा, जो भारत सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उसको हम देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के साथ साथ इसका मतलब हम कुछ कानूनों का अध्ययन करेंगे, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उनको थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर हम जाकर यहाँ पर उत्तराखंड के संदर्भ में चीज़ों को समझेंगे। तो ये 2 काम करने पर ये हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा और उसको हम अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो अब हम वन्य जीवों का संरक्षण जो टॉपिक है उस पर चलते हैं और ये देखते हैं सबसे पहले कि वन्य जीव जब हम कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो देखें, अगर मैं इस शब्द को देखूं तो इसको इंग्लिश में वन्य जीव जो कहा जाएगा, ये वन्य जीव, तो वन्य जीव को हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। और इस वाइल्ड लाइफ में एक होता है फ्लोरा और एक होता है फौना। तो ये फ्लोरा और फौना क्या होते हैं, ये जो जीव जंतु हैं
वो इसके अंतर्गत आते हैं, फौना के अंतर्गत। और जो फ्लोरा के अंतर्गत आता है वो जितने भी हमारे वनस्पतियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो जब वन्य जीवों की बात होती है तो वन्य जीवों के अंतर्गत फ्लोरा और फौना दोनों को कंबाइन किया जाता है, उनके संरक्षण की बात की जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे जो नेशनल पार्क हैं या इसके अलावा वनस्पतियों के लिए जो बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल गार्डन है, वहाँ पर उनका संरक्षण किया जाता है। ये संरक्षण क्यों होता है इसको अब हम देखेंगे और फिर चीज़ों को आगे समझेंगे। तो अब हम अपने टॉपिक का जो पहली लेयर है उसकी तरफ चलते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो है कि जो वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की जरूरत पड़ती क्यों है, वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संरक्षण की आवश्यकता इसलिए पड़ी होगी क्योंकि ये बहुत संकट में चले गए होंगे, इनको बचाना ज़रूरी है। तो आखिर वो संकट में गए क्यों? क्योंकि अगर हम देखें जब से हमारी पृथ्वी बनी है, पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति हुई, तो उसके कुछ नेचुरल कारण हैं जिसकी वजह से प्रजातियां विलुप्त होती हैं। लेकिन ख़ास तौर से औद्योगिकीकरण के बाद, जो 18वीं सदी में औद्योगिकीकरण हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, उसके बाद शहरों का बहुत तेज़ी से विस्तार होता चला गया, हमारे उद्योग बढ़ते गए और उसकी वजह से पर्यावरण में बहुत बड़े परिवर्तन हुए, जलवायु में परिवर्तन होने लगे, जंगल कटने लगे और इसकी वजह से शिकार भी हुआ और जंगल कटने की वजह से जीवों के अस्तित्व पर संकट आया और उनकी कई प्रजातियां विलुप्त होने लगी। तो ये एक चेन हम देख रहे हैं। अब इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम दो लेयर में समझेंगे। एक पहली जो लेयर होगी इसकी आवश्यकता की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम समझ लें तो कई तरह के प्रश्न हमें जानकारी के तौर पर भी मिल सकते हैं। और प्रश्न कहाँ से यहाँ से पूछा जाएगा वो भी मैं बता दूंगा, और जो पूछे भी गए हैं तो ये हमारा भारत के पर्यावरण, भारत के भूगोल प्लस उत्तराखंड के पर्यावरण और उत्तराखंड के भूगोल, ये चारों सेक्शन के अंतर्गत ये हमारा अगला 1-1.5 घंटे का जो वीडियो होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारे वन्य जीव हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि पहली लेयर ये है कि एक तो ये है कि वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट का एक कारण जो है वो प्राकृतिक होता है। जैसे कि हमने डायनासोर के बारे में देखा कि एस्टेरॉइड्स की बम्बार्डमेंट हुई और उसकी वजह से वो उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया। जुरासिक पीरियड देखा जा सकता है, वहाँ पर हमारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। तो ये तो नेचुरल कारण हुआ। लेकिन 18th सेंचुरी में, ये जो दूसरी लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, जिसको हम कहते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, यानी कि औद्योगिकीकरण के बाद, मतलब उद्योग बनने लगे, मशीनीकरण होने लगा, तो उससे क्या हुआ, उससे शहरीकरण, शहर बनने लगे और
उद्योगों की स्थापना होने लगी, बड़े बड़े कारखाने बनने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे वन जो हैं, वनों का कटान हुआ, और इसके साथ साथ हम जो देख रहे हैं यहीं पर कुछ अन्य गतिविधियां भी रहीं, शिकार प्लस तस्करी। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, वनों का कटान, शिकार और तस्करी, वनों के कटान के पीछे शहरीकरण, उद्योग, सड़कें बिछाई गईं, तो उससे हमारे जंगल सिमटते चले गए और उसमें रहने वाले जो जीव थे उनके अस्तित्व पर संकट दिखा। तो वनों का कटान, शहरीकरण और तस्करी, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो वन्य जीव थे, जो वाइल्ड लाइफ थी, उस पर एक हम देख सकते हैं बहुत बड़ा संकट दिखने लगा। तो ये हमें एक कारण दिखता है कि ये संकट के पीछे एक बुनियादी कारण क्या था। तो ये एक चीज़ थी जिसको हमने अभी समझा है कि जो वन्य जीव पर संकट था उसके पीछे ये कुछ बुनियादी कारण हमें नज़र आते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमारे जंगल क्यों सिमटे, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हम समझ सकते हैं। उसका पहलू क्या है, ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है लेकिन हम यहाँ समझें तो अगर हम देखें जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब आर्थिक विकास। तो आर्थिक विकास का मतलब ये हुआ कि हम चाहे कृषि की बात करें, उद्योग की बात करें या सेवा क्षेत्र की बात करें, जो सड़कें, स्कूल, जितना भी हमारा फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े बड़े उद्योग लगने, ये सारी चीज़ें किसी भी देश की जो खुशहाली है, उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक आधार क्रिएट कराती हैं। तो ये ज़रूरी हैं, लेकिन इसके लिए कीमत क्या चुकाई जाती है ये भी देखना ज़रूरी है। तो जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर्यावरण के ह्रास, क्योंकि जंगल कटे, उनका संरक्षण नहीं हुआ, पर्यावरण के ह्रास की कीमत पर हुआ, और उसका इम्पैक्ट जो हमने यहाँ देखा वही चीज़ वन्य जीवों की कई प्रजातियाँ नष्ट हो गईं, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, बर्ड्स की हो, ये सारी चीज़ें, कई ऐसी बर्ड्स की जो स्पीसीज़ हैं जो आज हमें देखने को नहीं मिलती हैं, जो पहले आज से 10-20 साल पहले हमें अपने घरों में देखने को मिलती थी। तो वो सारी चीज़ें इसी तरह के शोर शराबे और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, शहरीकरण है, उद्योग हैं, उनकी वजह से तो कई प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, तो विलुप्त होने की कगार तक पहुंची हैं। तो इससे हम देखते हैं कहीं कहीं पर क्या होता है, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कहीं कहीं पर हमें वन्य जीव तथा मानव के बीच एक संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है। आबादी भरे इलाके में तेंदुआ का आ जाना, वो भी एक यही बात है कि जंगल में जब संसाधन कम हो रहे हैं, उन्हें सरवाइव करने में दिक्कत हो रही है, या जंगल के आसपास आबादी बसनी शुरू हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बीच में संघर्ष होगा। तो वो भी एक एंगल है इसी वन्य जीवों के संरक्षण का। तो अब हमने इस एक तरह से इस बैकग्राउंड के आधार पर हमने ये समझा कि जब हम वन्य जीवों के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो वो क्यों ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि आखिर इसके लिए क्या उपाय किए गए।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिश कालीन भारत में वन एक बेहतर रिसोर्स के रूप में थे और उस पर अंग्रेज़ों का ही पूरा नियंत्रण था, उसकी नीतियाँ थीं। एक वन अधिनियम था 1927 का, उसके तहत आईपीसी के तहत कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे जिससे कि वन्य जीवों की अवैध कटाई रोकी जाए, वन्य जीवों की तस्करी को रोका जाए, लेकिन वो कानून अपर्याप्त थे। तो ये हम 2 कानून देखते हैं वन्य संरक्षण के लिए भारत में उठाए गए कदम। और जब हम भारत की बात करते हैं तो इसमें उत्तराखंड भी शामिल हो जाएगा। भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम। तो इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम ये समझें कि आज़ादी से पहले, अगर हम यहाँ लिख दें बिफोर इंडिपेंडेंस, अगर आज़ादी से पहले की बात करें तो कुछ कानून हम देख सकते हैं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए। उसमें से एक कानून है जो कि दूसरे भी अपराधों के लिए शामिल होता है, उसको कहते हैं इंडियन पीनल कोड 1860। भारतीय दंड संहिता में भी कुछ ऐसे प्रावधान थे, कुछ ऐसे अपराध शामिल किए गए थे जिसमें सज़ा का प्रावधान था, लेकिन बहुत सीमित स्तर तक का था। दूसरा हम देख सकते हैं एक वन अधिनियम 1927 का है, वो भी उस समय हुआ करता था, लेकिन ये दोनों चीज़ें इतनी पर्याप्त रही नहीं। जब 1947 आया, उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो यहाँ पर एक कानून हमें 1953 का दिखता है जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स एक्ट 1953। ये एक प्रकार का कोई ऐसा कानून नहीं था कि जो पूरे भारत में लागू हो गया, क्योंकि उस समय वन्य जीव जो ये सब्जेक्ट था ये राज्यों के पास थे। हर राज्य अपने तरीके के कानून बनाने के लिए स्वतंत्र था। तो केंद्र सरकार ने एक तरह का ये मॉडल एक्ट बनाया था कि हर राज्य इसको फॉलो करे और इसी तरीके का अपना कानून बनाए। तो ये भी उतना प्रभावी रहा नहीं। और फिर आज़ादी के बाद न केवल भारत में बल्कि वो जो 20वीं सदी का दौर था उसने पूरे विश्व में एक औद्योगिकरण की एक लहर पैदा करी, एक बहुत तेज़ी से विकास होने लगा और इसकी कीमत वनों को चुकानी पड़ी, उसमें रहने वाले वन्य जीवों को चुकानी पड़ी। तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रयास किए गए थे, उनके बाद भारत में ही बहुत तरीके के वन्य जीवों को बचाने के लिए एक नई मुहिम दिखी। तो उसको हम देखते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम याद कर लेते हैं। अब यहाँ पर था, अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई वो हमें समझनी है। एक सम्मेलन हुआ
जिसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। ये हुआ था 70 के दशक में, 1972 में। ये सन याद करना ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस मीन सभा। स्टॉकहोम जो है वो स्वीडन की राजधानी है, वहाँ पर ये सभा हुई थी, इसलिए इसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये सम्मेलन क्या था? इसमें दुनिया भर के नेता एक जगह स्टॉकहोम में बैठे और जब उन्होंने पर्यावरण संकट पर एक सम्मेलन किया, उसमें देखा उन्होंने जो वन्य जीव हैं उनके अस्तित्व पर संकट है, तो उसको उन्होंने ठीक से हैंडल करने के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई। भारत भी उसका हिस्सा था और इसी हिस्से की वजह से भारत को भी अपने देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुछ कदम उठाने पड़े और उसी के तहत भारत में एक कानून बनाया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसको हम कहते हैं 1972 का ये अधिनियम था। इसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसको शॉर्ट में WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी कह दिया जाता है। तो ये हमारा अब यहाँ से परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सामने आ गई हैं। इसमें हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत मजबूत कानून है और संपूर्ण भारत में वन्य जीवों, वनों में रहने वाले जो जीव हैं उनकी समृद्धि, उनके संरक्षण के लिए बहुत बड़ा एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है। तो अब इसको हम देखेंगे। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है कि दो चीज़ें हुई हैं। एक, भारत में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित ये एक कदम उठाया गया है, ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के अंतर्गत हुआ था। इसके अलावा एक और पहल हुई थी, इसको भी हम अलग से देखेंगे, इसको हम समझेंगे, इसको पॉइंट 1 डाल देते हैं। एक अन्य सम्मेलन भी हुआ, क्योंकि ये सिर्फ वन्य जीवों के संरक्षण पर संबंधित है, क्योंकि वन्य जीव कोई अलग से कोई संरचना नहीं है, कोई अलग से कोई एंटिटी नहीं है, वो एक पूरे के इकोसिस्टम का ही भाग है। और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम, उसकी अपनी ज्योग्राफी है, उसका अपना कल्चर होगा, उसका अपना एक जिसको हम कहते हैं एक पूरा भूखंड है, उसमें हम जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है, बायोस्फीयर जैव मंडल, तो वो जल मंडल, लिथोस्फीयर जो भूपर्पटी है वो, और इसके साथ साथ वायुमंडल का जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा बायोस्फीयर होता है, जहाँ पर जीवन का अस्तित्व है। तो अब संपूर्ण बायोस्फीयर को बचाने की बात हुई, तो इसी वर्ष के दौरान एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन जो बायोस्फीयर प्रोग्राम था, यूनाइटेड नेशन
कॉन्फ्रेंस ऑन मैन एंड इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा एक यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस थी ऑन बायोस्फीयर प्रोग्राम पर। ये 1971 की कॉन्फ्रेंस थी और इस कॉन्फ्रेंस के तहत पूरी दुनिया में बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाने थे। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है कि ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा जलमंडल है और ये हमारा लिथोस्फीयर है। ये हमारा वायुमंडल, ये हमारा जलमंडल, ये हमारा स्थल मंडल। तो ये जो कॉमन बिंदु है इसी को हम क्या कहते हैं, जैव मंडल। तो जैव मंडल अपने आप में बड़े क्षेत्र हुए, इन पर हम जो वहाँ के एक भूखंड है जो जैव मंडल है, वहाँ पर जितने जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, जो धरातल है, जो लैंडस्केप है, जो वहाँ रहने वाले लोगों का अपना कल्चर है, वो सब प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो ये आ जाता है जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व में। तो इसको भी हम देखेंगे। तो हमारे इस टॉपिक के अंतर्गत ये दो चीज़ें शामिल हो जाएंगी। इसको हम बहुत ज़्यादा भारत के संदर्भ में नहीं देखेंगे, इन दोनों चीज़ों को सिर्फ कॉन्सेप्ट को देखेंगे और ज़्यादा हमारा फोकस इन दोनों को मिलाकर होगा उत्तराखंड के संदर्भ में इनको समझने का। तो ये दो पॉइंट हमने यहाँ पर कवर करे हैं। अब हम यहाँ पर इसको आगे की तरफ इसमें देखेंगे और आगे हम इनमें समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही दो आधार बनते हैं हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को समझने के लिए। तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली हैं। तो यहाँ पर हम ये समझें कि ये जो प्रोग्राम है ये है यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व वाला प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो ये जो दूसरा प्रोग्राम है ये एक यूनेस्को संस्था है उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसको हम देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और अपने टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। आगे अगर हम देखें तो इसको सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर देखें ये है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक बहुत दृढ़ कानून है। ये कानून मुख्य रूप से वन्य जीवों के संरक्षण और उनके संवर्धन में मदद करता है। ये वन्य जीवों की शिकार, उनकी अवैध तस्करी और इसके साथ साथ इस तरह के कृत्य करने वाले
लोगों को एक बहुत कठिन दंड देने का, पनिशमेंट देने का प्रावधान करता है। इसमें आर्थिक दंड भी हैं। तो इस कानून को हम देखते हैं। इस कानून के अंतर्गत हमें ये समझना है कि वन्य जीवों का शिकार प्लस अवैध तस्करी जैसे जो काम थे वो अपराध की श्रेणी में आ गए अब, और इसमें कड़े दंड का प्रावधान भी किया गया। ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। कड़े दंड का प्रावधान था, जुर्माना भी था और सज़ा भी थी जेल की। तो ये हम यहाँ समझ सकते हैं। और इस कानून में कुछ अनुसूचियाँ हैं, शेड्यूल हैं, इनको कहते हैं अनुसूची। ये शेड्यूल का मतलब क्या हुआ कि इसमें लिस्टिंग की गई है कि कौन से वन्य जीव पहले लिस्ट में होंगे, कौन से दूसरे लिस्ट में होंगे, कौन से तीसरे लिस्ट में होंगे, और उन्हीं के आधार पर उनकी डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है। तो इसमें कुल मिलाकर यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें कुल मिलाकर हमारे 6 शेड्यूल हैं, 6 लिस्ट हैं। इसमें एक हमारी फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। इसके अलावा एक अलग से फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड है इसमें उच्च स्तर की सुरक्षा दी गई है। इन 2 लिस्टों में आने वाले जीवों की हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है। केवल इनकी हत्या तभी हो सकती है इसमें अंदर, जैसे कि हमारे लेपर्ड्स हो गए, लायन टेल मंकी हो गया, जो एकदम विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं और उनको बचाया जाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएंगे। देखें, एक संस्था है, उसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये संस्था IUCN कहलाती है। ये एक किताब निकालती है जिसको रेड डेटा बुक कहते हैं, जिसमें जीवों के संकट कितना है, कौन सा जीव सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है, कौन उससे कम है, कौन सबसे कम है, उसकी एक लिस्टिंग करता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त जो जीव हैं उनको कहते हैं क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्रिटिकल एंडेंजर्ड, वनरेबल, इस तरह के कुछ नाम होते हैं। तो जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं वो इसी 1 और 2 के अंतर्गत होते हैं। फिर तीसरे चौथे में भी बहुत ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनकी सुरक्षा करनी ज़रूरी है, लेकिन ये उतने क्रिटिकल एंडेंजर्ड, उतने ज़्यादा संकटग्रस्त नहीं होते हैं इसमें, लेकिन फिर भी इनका प्रोटेक्शन होता है। इनको भी मारने की परमिशन नहीं होती है, इनकी भी हत्या नहीं हो सकती है। तो ये 1 से लेकर 4 तक शेड्यूल जो है WPA का, वो हमने यहाँ पर देखा। अब अगला जो है वो 5th है। इसको कहते हैं, अंग्रेजी का वर्ड है वर्मिन। वर्मिन का मतलब ये हुआ कि हम इनकी हत्या कर सकते हैं अगर ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएं, जैसे कि क्रोज हो गए, डक्स हो गए, डियर्स हो गए, तो इनको मारा जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक शब्द आता है वाइल्ड लाइफ वार्डन। जैसे कि हॉस्टल के वार्डन होते हैं, वैसे वाइल्ड लाइफ के वार्डन हैं, उसकी परमिशन हमें लेनी पड़ेगी। तो ये हम यहाँ पर समझ रहे हैं। और 6th में आते हैं वनस्पतियों की खेती। कुछ ऐसी वनस्पतियाँ हैं जिनकी खेती करने के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो वो ऐसे जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं वो शेड्यूल 6 में रखी गई हैं।
तो ये हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को देखा। यूके SSSC यहाँ से क्या प्रश्न पूछ सकता है कि WPA 1972 में कितनी अनुसूची हैं? 1 2 3 4 5 6 अनुसूची हैं। जो रेड डेटा बुक है वो कौन निकालता है? तो उस संस्था का नाम IUCN। अभी हम उत्तराखंड के बारे में नहीं देख रहे हैं। अब हम जब उत्तराखंड पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारे क्लियर होंगे, तो उत्तराखंड अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ये हम देख लिए। तो ये पहली चीज़ थी WPA के बारे में। अब दूसरी चीज़ देखते हैं। देखें, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इससे कुछ संरक्षित क्षेत्र बनाए गए थे। वो संरक्षित क्षेत्र जो थे वो क्या थे? ये हमारे कुछ संरक्षित क्षेत्र निर्मित किए गए थे। इसको हम कह सकते हैं प्रोटेक्टेड एरिया। ये क्या थे? ये हमारे पास 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया बने थे। एक को कहते हैं नेशनल पार्क, जिसको हम राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या हुआ? एक ऐसा क्षेत्र हुआ वन का जहां वन्य जीवों को उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होता है राष्ट्रीय उद्यान में, और यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। तो ये हम देख रहे हैं, नेशनल पार्क एक ऐसा क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों को उच्च स्तर की सुरक्षा दी जाती है, मानवीय गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा जंगल का एक हिस्सा है जो उसका कोर कहलाता है, जहां पर एकदम जंगल के बीचों बीच का हिस्सा है, और इसके चारों तरफ एक ट्रांजिशनल बाउंड्रीज होती हैं। तो जो कोर है, जो जंगल का कोर है, जो वाइल्ड लाइफ जो हमारा फॉरेस्ट है उसका कोर है, यहाँ पर जितनी भी गतिविधियाँ हैं वो प्रतिबंधित हैं। केवल वन्य जीव बिना किसी हस्तक्षेप के इस रीजन में होते हैं। और फिर अगर ये बस्तियाँ बसी हुई हैं तो ये एकदम जंगल के नज़दीक नहीं होंगी, इनके बीच में एक ट्रांजिशन बाउंड्री होगी 500 मीटर के रेंज की चारों तरफ, या 1000 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर की रेंज की, ताकि जो वन्य जीव हैं और जो आम इंसान हैं उनके बीच में संघर्ष की स्थिति ना रहे, दोनों अपने अपने हैबिटेट में अच्छी तरीके से रहें। तो ये हमारा नेशनल पार्क का पूरा एक फिगर होता है, उसको हम समझ सकते हैं। भारत का जो पहला नेशनल पार्क था वो अभी हम जब उत्तराखंड देखेंगे तो हम समझ लेंगे। और सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है, उसको कहते हैं हेमिस नेशनल पार्क, और ये है अब लद्दाख में। और ये तकरीबन 4000 किलोमीटर क्षेत्रफल, स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। शायद 4400 होगा ये, 4400। तो ये एक हमने एक फैक्ट याद कर लिया। तो यहाँ से हमने नेशनल पार्क को समझ लिया। नेशनल पार्क के अंतर्गत बहुत सारे जीवों को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, किसी एक जीव को नहीं। लेकिन
इसमें जो डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होती है वो सबसे अधिक होती है। अब जब हम दूसरा हिस्सा इसका देखने जा रहे हैं वो है वो जिसको हम कहते हैं वन्य जीव अभयारण्य। इस समय नेशनल पार्क की संख्या 104 है। तो वन्य जीव अभयारण्य जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, इसमें राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में कम प्रोटेक्शन होती है। कुछ गतिविधियों की अनुमति यहाँ पर होती है, जैसे कि कोई साइंटिफिक रिसर्च है, पशुचारण है, इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं। इसमें नॉर्मली किसी एक ही प्रकार के जीव को सुरक्षा दी जाती है, प्रकार के जीव को सुरक्षा दी जाती है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम देख रहे हैं, इसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो नेशनल पार्क की तुलना में थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें सुरक्षा होती है। तो ये दूसरी संस्था जो WPO, दूसरा प्रोटेक्टेड एरिया जो WPO के तहत बनाया गया था वो वन्य जीवों का अभयारण्य है। तीसरा हम देख सकते हैं कम्युनिटी रिजर्व। तो नाम से ही पता चल रहा है पूरे समुदाय के स्तर पर एक तरीके का रिजर्व बना दिया जाएगा। और दूसरा होता है कंजर्वेशन रिजर्व। तो कंजर्वेशन रिजर्व मुख्य रूप से जो वनस्पतियां हमारी हैं उनके संरक्षण के लिए प्रयास होते हैं। इसके अलावा हमें कई तरह के, क्योंकि ये दो तरह का प्रोटेक्शन है, एक होता है इन सिटू। इन सिटू का मतलब हुआ कि जीव को उसके प्राकृतिक हैबिटेट में ही रखकर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे नेशनल पार्क हो गए तो जीव जंतु का एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं ले जा रहे हैं। और एक होता है एक्स सिटू। इसका मतलब ये हुआ कि हम उसकी स्पीसीज को बचाने के लिए उसके जेनेटिक मटेरियल को या खुद उस जीव को हम किसी मैन मेड हैबिटेट के अंतर्गत रखते हैं, जू में रखते हैं या कहीं और, उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है, कुछ भी किया जाता है ताकि वो बचा रहे। तो वो होता है XC2। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको भी हम यहाँ पर देख लिए। तो ये WPA एक्ट 1972 के तहत ये दोनों संस्था, ये 4 तरह के प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए थे, इनको हमने यहाँ पर देखा। अब इसी WPA एक्ट के तहत कुछ अन्य चीज़ें भी बनी हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी WPA एक्ट के तहत कुछ संस्थाएं बनाई गई हैं जो प्रश्न के रूप में पूछी जा सकती हैं। उसमें एक है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड। ये भी 1972 के कानून में लिखा हुआ है और 2003 में ये निर्मित हुआ। प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। तो ये तीनों लाइन महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड 2003 में निर्मित हुआ, प्राइम मिनिस्टर उसके हेड होते हैं, और ये भी इसे WPA एक्ट के अंतर्गत इस संस्था का निर्माण किया गया था। ये एक एडवाइजरी संस्था है जो कि वन्य जीवों के संरक्षण पर एक प्रयास करती है। राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभयारण्य हो, उनसे संबंधित कई तरह के ये गतिविधियों को अंजाम देती है। इसके अलावा एक संस्था है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये वन्य जीवों की जो अवैध तस्करी होती है उसको रोकने का प्रयास करती है। इसमें कई तरह के NGO, पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां
एजेंसियों की मदद से ये काम करती है, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के जो ट्रॉफीज़ हैं, जो उनके अंग हैं, उनका अवैध तस्करी होती है और उससे जुड़ा जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड एक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ने का काम ये WCCB करती है। इसका भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ही निर्माण किया गया था। एक अन्य संस्था है जिसको कहते हैं सेंट्रल जू अथॉरिटी, केंद्रीय जू प्राधिकरण, एक ये संस्था है। और इसके बाद एक बहुत इम्पोर्टेंट संस्था जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको कहते हैं NTCA, जिसके हेड होते हैं मिनिस्टर। कौन से मिनिस्टर? इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मंत्रालय है उसके मंत्री इसके हेड होते हैं। NTCA। चीता तो भारत से विलुप्त हो ही गया है, जो टाइगर है, जो बाघ हैं, वो भी समाप्ति की कगार तक पहुंच रहे थे। अब उनकी संख्या बढ़ रही है, जिसके पीछे इस एजेंसी ने बहुत अच्छा काम किया है। टाइगर सेंसस भी यही एजेंसी करती है, और जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है जिसको हम देखेंगे वो भी इसी संस्था के निर्देशन में चल रहा है। तो ये हमने संस्थाएं देख ली जो WPA एक्ट के तहत निर्मित हुई थी। तो वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ा जितना भी एक कॉन्सेप्ट था UKSSC के हिसाब से वो हमने कवर करा है। एक थोड़ा सा इसको मैं समअप कर दूं, या इसको जब हम कंक्लूड करेंगे तभी देख लेंगे। अब हम चलते हैं जो हमारा दूसरा पार्ट था, शुरू में ही मैंने बताया था, वो पार्ट है उत्तराखंड में वन्य जीव का संरक्षण। तो इसमें सबसे पहले हम राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान होते क्या हैं इसके बारे में हमने चीज़ें देख ली, WPA एक्ट देख लिया। अब सीधे हम राष्ट्रीय उद्यान को समझने की कोशिश करेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में। तो उत्तराखंड में जो पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था, जो उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का ही नहीं, एशिया का पहला नेशनल पार्क है, जिसका नाम हम सब जानते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इसको यहाँ हम समझ सकते हैं, जो पहला नेशनल पार्क था ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना, क्योंकि उस समय हमारा जो उत्तराखंड था वो एक प्रांत था पहले, यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। पहले हमारा उत्तराखंड उसी का हिस्सा था। तो इसी यूनाइटेड प्रोविंस के एक गवर्नर हुआ करते थे सर हेली। तो सर हेली के नाम पर 1936 में इसको हेली नेशनल पार्क की संज्ञा दी गई थी 1936 में। तो ये 1936 में ही अस्तित्व में आ चुका था। बाद में इसको आज़ादी के बाद रामगंगा नेशनल पार्क कहा जाने लगा, और फिर 1957 में इसको हम जिम कॉर्बेट के नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क कहने लगे। जो रामगंगा नदी है वो इसी के बीच से होकर गुजरती है, और 1957 में इसको कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाने लगा।
ये कुल मिलाकर 520 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो ये हो गया इस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ बुनियादी बातें। ये जो नेशनल पार्क है वो 2 जिलों पौड़ी और नैनीताल में फैला हुआ है। इसका जो नैनीताल वाला हिस्सा है उसका जो एंट्री पॉइंट है वो भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, उसको ढिकाला कहते हैं। तो ये हम समझ सकते हैं टाइगर का प्रोटेक्शन भी यहाँ पर होता है। और 1973 में जो एक प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत इसी कॉर्बेट में हुई थी, कॉर्बेट नेशनल पार्क में हुई थी 1973 में। तो ये हमें समझना है, प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहला टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था अगर भारत में, तो वो कॉर्बेट में ही बना था प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में। और अभी हमने एक संस्था देखी थी NTCA, वही इसका सारा लेखा जोखा देखती है। तो ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क फर्स्ट इन उत्तराखंड है, उत्तराखंड में निर्मित होने वाला पहला नेशनल पार्क। इसके साथ साथ ये भारत का भी, इंडिया का भी पहला नेशनल पार्क है। इसके साथ साथ ये पूरे एशिया का पहला नेशनल पार्क है। तो ये इसके महत्व को दर्शाता है। इसके नाम का एक इतिहास है वो हमने देख लिया। अब हम अगला नेशनल पार्क देखते हैं। तो 1936 के बाद जब तक WPA एक्ट नहीं बना था और तब तक उत्तराखंड में एक ही नेशनल पार्क था। इसके बाद लेकिन नेशनल पार्क WPA एक्ट से पहले भी थे, लेकिन वो उतने ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं थे। उनको एक बहुत बेजोड़ बुनियाद जो थी वो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ने ही दी थी 1972 में। अब हम उत्तराखंड में दूसरा नेशनल पार्क देखेंगे, उसका नाम है गोविंद नेशनल पार्क। तो गोविंद नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी, ये उत्तरकाशी जिले में, यानी कि ये ऊंचाई वाले रीजन में है, उत्तरकाशी जिले में अवस्थित है। और इसका हम क्षेत्रफल देखेंगे तो वो क्षेत्रफल है 472 स्क्वायर किलोमीटर। तो बस यही इस कॉर्बेट के बाद जो ये हम देख रहे हैं नेशनल पार्क निर्मित होता, उससे संबंधित एक बुनियादी बात यहाँ पर थी। तीसरा जो नेशनल पार्क है वो है नंदा देवी नेशनल पार्क। बहुत इम्पॉर्टेंट है, 1982 में इसको ये दर्जा दिया गया। जो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा के बाद, नंदा देवी, उसके आसपास का ये रीजन है। बहुत ही ज़्यादा मानवीय हस्तक्षेप से दूर ये रीजन है, बहुत नेचुरल फॉर्म में है। इसको भी नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। ये हमारा 1982 में दिया गया था। अब ये जिस ज़िले में है उस ज़िले का नाम है चमोली। चमोली रीजन में ये देखने को मिलता है। 1982 में इसको स्थापित किया गया था। और इसका जो हम स्क्वायर किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो ये 624 स्क्वायर किलोमीटर है। अब इतनी ऊंचाई पर है तो हम समझ सकते हैं कि ये 5000 मीटर से ऊंचे वाले क्षेत्र में स्थापित एक नेशनल पार्क है। तो ये हम यहाँ पर देख रहे हैं 1982 में स्थापित हुआ है। इससे संबंधित एक और चीज़ है कि ये जो नेशनल पार्क है इसको यूनेस्को के द्वारा, यहाँ हम समझ सकते हैं कि
यूनेस्को के द्वारा जो धरोहर सूची जारी होती है उसमें उन्नीस में इस नंदा देवी नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। यहाँ से यही फैक्ट है, यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो धरोहर सूची जारी की जाती है उसमें 1988 में उत्तराखंड के पहले नेशनल पार्क को उसमें शामिल किया गया था। ये हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक या मिश्रित, ये दो चीज़ें होती हैं। तो ये हमारा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एवं मिश्रित वाले खंड में जो 3 हिस्से होते हैं उनमें से किसी एक हिस्से में इसको शामिल किया गया। इसके बाद हम देखेंगे हमारा नया है एक नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क है। ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। ये भी हमारा चमोली में ही है। इसको भी 1982 में ही ये दर्जा दिया गया था। ये भी हमारा चमोली में है। इसकी अपनी एक कहानी है, वो ये है कि एक ट्रैवलर थे फ्रैंक स्माइथ। उन्होंने 1931 में एक पुस्तक निकाली थी, वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से, जिसमें उन्होंने इस फूलों की घाटी का परिचय दिया। ये नर तथा गंधमादन पर्वत के बीच में अवस्थित है और सबसे छोटा है। यहाँ पर 250 से ज़्यादा फूलों की प्रजातियाँ हमें देखने को मिलती है। इसमें ये दो नाम 1931 का और एक फ्रैंक स्माइथ जो नाम है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमने देखा यहाँ पर। तो 4 हमने नेशनल पार्क देख लिए। अब हम आगे कुछ नेशनल पार्क देखेंगे। देखें, जो 5वें नंबर का नेशनल पार्क है वो है राजाजी नेशनल पार्क, जो कि देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला हुआ है। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो राजाजी नेशनल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो 820 स्क्वायर किलोमीटर लगभग है। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1983 में हुई थी। कौन से जीवों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है ये सारी चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ पर हमें समझनी है कि उत्तराखंड में 1935 में एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सेंटर था, वन्यजीव संरक्षण केंद्र था, जिसको मोतीचूर वन्यजीव विहार कहा जाता है। यहाँ हम इससे एक संबंधित चीज़ है कि उत्तराखंड में बहुत कम लोग जानते हैं कि हैली नेशनल पार्क से पहले एक 1935 में एक वन्यजीव संरक्षण केंद्र होता था, जिसको हम कहते हैं मोतीचूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो बाद में बन गया था। इसको फिर बाद में जब राजाजी नेशनल पार्क बना तो इसमें सबमर्ज कर दिया गया। तो ये यहाँ पर समझने वाली एक बात थी। तो हमने 5 देख लिए। अब हमारा जो छठा नेशनल पार्क है वो बहुत अच्छी तरह से हम परिचित हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे छोटा नेशनल पार्क फूलों की घाटी है। तो ये 1989 में स्थापित हुआ था। इसका अगर हम स्क्वायर किलोमीटर में इसकी रेंज देखें तो ये तकरीबन 2390 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
तो ये हम देख रहे हैं। अब गंगोत्री नाम से ही पता है कि कौन से ज़िले में होगा, तो ये उत्तरकाशी ज़िले में अवस्थित है। तो और हमारा जो राजा जी है उसको हमने यहाँ पर देख लिया। तो अब हमने उत्तराखंड में नेशनल पार्क देखे, 6 नेशनल पार्क हैं। 6 नेशनल पार्क की स्थापना सन जो है और वो कौन कौन से ज़िले में फैले हुए हैं, उनका क्षेत्रफल क्या है वो देखा। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो गंगोत्री नेशनल पार्क है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर का। दूसरा जो हमारा सबसे छोटा नेशनल पार्क है, सबसे छोटा, वो फूलों की घाटी है और वो चमोली में फैली है। तो ये हमने राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में देख लिए। अब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की एक लिस्ट देख लेंगे। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच के अंतर को हमने पहले देख लिया है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात की जाए तो वो हैं, सबसे पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उत्तराखंड में जिसको हम कहते हैं गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी। ये हमारे जिस ज़िले में है उसका नाम है उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में 1955 में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना की गई थी। दूसरा वाइल्ड लाइफ हम देखेंगे, क्योंकि इसको कहा जाता है केदार वन्य जीव अभयारण्य। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी और ये है हमारे चमोली ज़िले में। तो चमोली ज़िले में ये हमें देखने को मिलता है और इसके अलावा इसका कुछ हिस्सा हमारा रुद्रप्रयाग में भी आता है। तो ये हमारा कुछ हिस्सा इसका रुद्रप्रयाग के रीजन में आता है और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको हम यहाँ देख सकते हैं और इसी में जिसका संरक्षण होता है वो जीव है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग, जैसा कि हमें पता है कि ये उत्तराखंड का राजकीय पशु है, तो उसका संरक्षण यहीं पर इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत किया जाता है। यहीं पर हम देखेंगे हमारा जो तीसरा वाइल्ड वन्य जीव है वो जो है वो हम देखेंगे अस्कोट। ये अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। ये हमारा पिथौरागढ़ वाले रीजन में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हम कहते हैं सोन नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये पौड़ी में है और इसकी स्थापना अगले वर्ष 1987 में की गई थी। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं जाननी है, सबसे बड़ा हमने जान लिया। जब हम सबसे छोटा देखेंगे तो वो भी समझने वाली चीज़ होगी, उसको देख लेंगे। तो ये 4 हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख ली। इसके बाद एक अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हम देखेंगे जो नंबर 5 पर होगी, जिसकी स्थापना, जिसका नाम है विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये जो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये है हमारी अल्मोड़ा में और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। तो ये 5 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हमने देख ली जो 1988 तक थी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1993 में बनाई गई थी और उसका नाम है मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तराखंड की सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये हमने 6 हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख ली। अब एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको हमें देखना है,
उसको हम देखते हैं। यहाँ पर इन सब चीज़ों को हम मिटा सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम यहीं पर इसको समझने की कोशिश करें। तो एक जो नंबर 7 पर हमारी आएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको कहते हैं नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि हमारा नैनीताल प्लस चंपावत वाले 2 ज़िलों के बीच में है। ये तराई आर्क का जो रीजन है उसमें देखने को मिलती है। नंधौर नदी का क्षेत्र है और इसको अभी हाल में ही 2012 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया है। ये कुल मिलाकर 2 नदियों गोला प्लस काली नदी के बीच ये प्रवाहित होती है और इसी नदी घाटी में हमें ये पूरे जंगल के एरिए देखने को मिलते हैं। तो ये नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कही जाती है। तो इस तरीके से हमने 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अभी तक कोई नेशनल पार्क नया नहीं बना है, वही 6 नेशनल पार्क हैं। और हमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखने को मिलती है, तो उत्तराखंड बनने के बाद सिर्फ ये नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो निर्मित हुई है। तो इस तरीके से हमने नेशनल पार्क देख लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देख ली। अब हम देखेंगे उत्तराखंड में एक नाम है फर्स्ट वेटलैंड ऑफ उत्तराखंड। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि मतलब जो दलदली क्षेत्र होता है उसको हम आर्द्र भूमि कहते हैं। तो ये जो वेटलैंड है, आर्द्र भूमि है, इनके संरक्षण की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसमें भी कई तरह की जैव विविधता हमें देखने को मिलती है, हमें बहुत सारे जीव देखने को मिलते हैं। तो ये जो हमारी आर्द्र भूमि है, इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर (1972) में ये जो सन है, क्योंकि 70 के दशक में कई प्रयास किए गए, ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर एक सम्मेलन हुआ था जिसको रामसर सम्मेलन कहते हैं। और उसी में ही हमें इन आर्द्र भूमियों को सुरक्षा देने के लिए प्रयास हुए और ऐसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों को रामसर साइट यानी कि रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अभी भारत में 39 रामसर साइट शामिल हो चुकी हैं, जिसमें उत्तराखंड का एक आसन वेटलैंड है जिसको इस रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में पहला वेटलैंड है जो रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो वो कौन सा है? वो आसन वेटलैंड है। इससे पहले आसन वेटलैंड को 2005 में कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। तो ये हमारा देहरादून के रीजन में है। आसन जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है उस पर ये वेटलैंड है, तो इसको हम देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि रामसर साइट में उत्तराखंड का एक आर्द्र भूमि है जिसका नाम है आसन आर्द्र भूमि, उसको इसमें शामिल किया गया है। भारत में टोटल 39 वेटलैंड्स हैं।
एक दूसरा हमारा पवालगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व को हम देख सकते हैं। ये जो पवाड़गढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 2012 में हुई है और ये तकरीबन 5800 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में है। 2012 में इसकी स्थापना हुई है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है नैनीताल। इसी तरीके से एक और कंजर्वेशन रिजर्व है जिसको हम कहते हैं नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, जिसकी स्थापना 2015 में हुई है और ये भी हमारा इसी डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में देखने को मिलता है। तो ये दो भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो UKSSC में प्रश्न के रूप में आ सकते हैं, इसलिए लिखा दिए गए हैं। पुस्तकों में कुछ अन्य भी हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन यही हमारे महत्वपूर्ण थे। अब एक और चीज़, कि बायोस्फीयर रिजर्व जिसको हमने पढ़ा वो उत्तराखंड में क्या है कि नहीं है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। अब हम देखेंगे जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो उत्तराखंड में कितने हैं और कब बने हुए हैं। तो अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा तो अब हम लास्ट जो देखेंगे वो होगा उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व। इसको हम कहते हैं जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र या जैव मंडल रिजर्व। तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, एक तो जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की जो जैव विविधता है उसका संरक्षण, प्लस यहाँ पर जो अनुसंधान कार्य होता है उसकी बात होती है। शिक्षण में अध्ययन जो होते हैं उनमें ये तमाम जो चीज़ें हैं, जीव जंतुओं की वनस्पतियों की जो जैव विविधता है उसके संरक्षण की बात है। जो हमारा पर्यावरण और पारिस्थितिकी हिस्से देखे जाते हैं उनके अनुसंधान का कार्य इनमें होता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने उन्नीस में जाकर उत्तराखंड में एक बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की और वो जो बायोस्फीयर रिजर्व था उसको हम कहते हैं हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये हमने देखा। तो ये जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है ये हमारा चमोली प्लस बागेश्वर और प्लस पिथौरागढ़ ये 3 जिलों में ये फैला हुआ है। इस बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत बड़ा क्षेत्र है
ये अपने आप में 5,860 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र है। तो जो भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं उनका एक स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है उसको हम समझ लेते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में एक हमारा नेशनल पार्क की तरह कोर एरिया होगा, फिर उसके बीच में एक बफर जोन होगा, फिर एक उसका आउटर जोन होगा। तो ये हम समझ सकते हैं, ये हमारा कोर है, ये हमारा बफर है और ये आउटर रीजन है। तो ये बनाया गया है इस तरीके से कि जंगल का केंद्र जो होगा, जहाँ प्रोटेक्शन बहुत अधिक ज़रूरत है, वो कोर होगा। उसके चारों तरफ का एक बफर रीजन होगा जहाँ पर शिक्षण गतिविधियाँ हो सकती हैं, अनुसंधान कार्य हो सकते हैं। और फिर एक आउटर रीजन होगा जहाँ पर थोड़ा कम डिग्री का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, मानवीय गतिविधियों की अनुमति उस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो ये जो कोर होगा, यहाँ पर अगर हम मानवीय गतिविधि की बात करें तो पूर्णतः प्रतिबंधित होगी। बफर में अनुसंधान कार्य हो सकते हैं देखने के लिए, और आउटर में बहुत सारी गतिविधियां उनको अनुमति दी जाती है। और इसी कोर रीजन में हमें कई तरह के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगी। तो जो हमारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, इसी बायोस्फीयर रिजर्व में हमें जो अभी हमने नेशनल पार्क देखे, वो हमें दो नेशनल पार्क, एक नंदा देवी नेशनल पार्क देखने को मिलता है और दूसरा फूलों की घाटी नेशनल पार्क देखने को मिलता है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क को 1988 में ही यूनेस्को के जो धरोहर सूची है उसमें शामिल किया गया था, और फूलों की घाटी को यूनेस्को की धरोहर सूची में 2005 में शामिल किया गया था। नंदा देवी नेशनल पार्क बना था 1982 में और फूलों की घाटी नेशनल पार्क बना था 1982 में। तो ये तमाम तरह के फैक्ट्स हमने बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में देख लिए। उत्तराखंड में एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको हम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। वहाँ पर जैव विविधता के संरक्षण, अनुसंधान कार्य जो कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अध्ययन से संबंधित है, उसको हैंडल किया जाता है, उसको देखा जाता है। तो इस तरीके से हमने उत्तराखंड में वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित जितनी भी चीज़ें थीं उसको हमने देखा। एक बात यहाँ ये समझनी है कि जो हमारे नेशनल पार्क होते हैं उनको नोटिफाइड करने का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो केंद्र से कह सकती है कि आप इस क्षेत्र को नेशनल पार्क घोषित कर दीजिए, लेकिन एक बार घोषित होने के बाद फिर स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से उसे बदल नहीं सकती है। फिर वहाँ पर नेशनल जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में केंद्र सरकार है, वहाँ उसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो आज हमने ये टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करा है। इसको अगर मैं सम अप करूँ एक ही बोर्ड पर, तो कुल मिलाकर हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो संरक्षण की बात करी, वहाँ पर एक हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पढ़ा था। इस प्रोटेक्शन एक्ट में हमने एक तरफ प्रोटेक्टेड एरिया देखे जिसमें हमें नेशनल पार्क देखने को मिला, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिली, कम्युनिटी सामुदायिक रिजर्व देखने को मिले, और एक हमें कंजर्वेशन रिजर्व भी देखने को मिले। इसके अलावा इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमें 6th शेड्यूल 6 अनुसूचियां देखने को मिली। इसके साथ साथ हमें इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ संस्थाएं देखने को मिली, जिन संस्थाओं के नाम हैं
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और फिर सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये हमें देखने को मिला। इसके साथ साथ हमने यूनेस्को का एक प्रोग्राम है जो कि बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित है, उसको हमने देखा। और उत्तराखंड में एक ही है बायोस्फीयर रिजर्व, उसको हमने देख लिया। उत्तराखंड में नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो उत्तराखंड में कॉर्बेट गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गंगोत्री और राजाजी नेशनल पार्क, कुल मिलाकर 6 नेशनल पार्क हैं। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी 7 हैं और एक रामसर साइट यानी कि एक वेटलैंड है हमारा जो कि आसन वेटलैंड है, उसको हम देख सकते हैं। यूनेस्को का ही एक धरोहर सूची है जिसमें उत्तराखंड के 2 नेशनल पार्क, एक नंदा देवी नेशनल पार्क और एक फूलों की घाटी है। और नंदा देवी को इसमें 1988 में और फूलों की घाटी को इसमें 2005 में शामिल किया गया था। तो ये हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समग्रता से पढ़ ली। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कवर होता है, पूरा होता है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने तरीके से बार बार देखें और अपनी चीज़ों को याद करें और अपनी तैयारी को एक नया आधार प्रोवाइड कराएं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।